सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नए माली साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए टेक ऑफ का दिन साबित हुआ। जी हां, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बिजनेस वीक के मुसलसल दूसरे रोज 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,28,000 की हद अबूर कर ली। मगर नाजरीन, आम सारिफ के लिए आज का दिन इतना खुशगवार नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ, जिसमें 2.5 रुपए की कार्बन लेवी भी शामिल है। इसका सबसे ज्यादा असर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर पड़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल रक्शे वाले का भी मसला है और बाइक वाले का और मजदूर का भी। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या हुकूमत वाकई इन तबकात को रिलीफ देने की पोजीशन में है? अब अगर सियासत की बात करें तो मखसूस नशिस्तों के फैसले नया भौचाल पैदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज PTI के हिमायत याफ्ता एक आज़ाद MNA ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली के इम्कानात भी रोशन होते जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आईनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद का प्लान बनाने के लिए इजलास भी मुनक्किद किया। लेकिन PTI ने एतराज़ात उठा दिए हैं कि नजर सानी का फैसला कितने जजेस के बेंच ने दिया है, कोर्ट ऑर्डर कहाँ है, जजेस के दस्तखत क्यों नहीं है। साथ ही आज जुडिशल कमीशन ने चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुस्तकिल तकर्रियां भी मंजूर कर ली, जिससे बज़ाहिर अदालती निज़ाम में इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्योंकि बानी PTI ने मुहर्रम के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ PTI के असीर रहनुमाओं ने खुला खत लिखा है, जिसमें उनकी जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ दी गई है। खत मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने लिखा है कि बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। क्या इमरान खान PTI के कैद रहनुमाओं की तजवीज़ से इत्तफाक करेंगे? देखना यह भी है कि क्या इस तमाम सियासी और अदालती पेशरफ्त से पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है या ये मंजिल अभी दूर है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं। अहमद उवैस साहब लॉयर हैं PTI के, मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू अकील मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि वी अंडरस्टैंड दिस कि हुकूमत ने ईरान इसराइल जंग का जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन किया है पेट्रोलियम प्राइसेस को अप करके, लेकिन इस दौरान कार्बन लेवी भी नाफिज कर दी है। बेहतर नहीं होता कि थोड़ा सा वेट कर लेते, इसको 1 माह तक मौखर कर दे, क्योंकि अब फर्दर डाउन हो रही हैं ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए कि इज़राइल और ईरान की जो जंग का इम्पैक्ट आया है वो बेशक वक्ती ही क्यों ना हो, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये एक ऐसा मामला है कि हमें ये मुश्किल एक स्टेप उठाना पड़ा है। गो कि मैं बज़ाते ख़ुद या अपनी ज़ाती हैसियत में या एक ज़ात जो एक पर्सनल व्यू है उसमें एग्री नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट देखें बर्डन तो नहीं उठा सकती, ज़ाहिरी बात है, फिर कंज्यूमर्स पे वो पास ऑन होना है। और ये कोई अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ये इट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए। जैसे ही मार्केट प्राइसेस रेगुलेट होंगी, दोबारा जो है वो कमी की तरफ जाएंगी, तो ये तमाम तर मामला जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। कार्बन लेवी की जो आप बात करें वो असल में क्लाइमेट सपोर्ट फंड के हवाले से है कि हमने मिटिगेशन के हवाले से जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के हवाले से जो स्टेप्स लिए हैं, उसमें ज़ाहिरी बात है एक है कि 2.5 रुपये जो है उसमें वो 1 जुलाई से शुरू होनी थी, क्योंकि नया माली साल है और उस नए माली साल में क्योंकि हमने बजट में ये प्रपोज हुआ था और जो जमातें थीं हमारे साथ इत्तेहादी भी मुत्तफिक थी कि क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए तो आपको कुछ करना है, और अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं, और आपने ये देखा है कि दीगर भी सपोर्ट आई है इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है उसकी तरफ से या IMF की तरफ से, तो कम से कम उस हवाले से भी देखें। और इट्स एक्चुअली अ वेरी रियल थिंग। ये कहा जाए कि शायद क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई मिथ है, ये तो अब कम से कम प्रूव हो गया कि वो मिथ नहीं है।
टेम्परेचर्स 2 डिग्रीज राइज किए हैं। इस्लामाबाद की गर्मी अगर आप देखें या बेमौसमी बारिशें देखें या बारी देखें जिससे तरह नुकसान हुआ, तो कम से कम क्लाइमेट सपोर्ट फंड भी जो है एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कंज्यूमर्स को ही ये बेयर करना है, क्योंकि ये हुकूमत के बनाए हुए क्राइसिस नहीं है। नहीं, आई एग्री विद यू, ये तो एक रियलिटी है। अभी तो यूरोप में इटली, स्पेन, वहाँ पर और कुछ कंट्रीज में यूरोप की 46 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा है। उनके लिए ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है इतनी गर्मी वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते या देख नहीं सकते। और ये एक चैलेंज है और पिछले एक डेकेड से ये सीरियस चैलेंज बन रहा है। और पाकिस्तान डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच इन दिस। पाकिस्तान इज अ सफरर। पाकिस्तान को तो वो ड्यू शेयर ही दुनिया नहीं दे रही जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को फेस करना पड़ा है। एग्री विद यू, बट मेरा एक पॉइंट बस ये था कि ये जो ₹2.5 उस पर लगाए हैं, अगर ये ₹2.5 ना लगाते तो शायद एकदम इम्पैक्ट आता। 1 महीने बाद जब प्राइसेस फर्दर डाउन होती हैं उस वक्त आप कार्बन लेवी अप्लाई कर लेते तो शायद इतना बर्डन अवाम पे ना होता। बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा दिन साबित हुआ आज का। बट ये पेट्रोल और गैस का जो बॉम्ब गिरा है तो उसकी वजह से जाहिर है मिडिल क्लास इफेक्ट करती है। अब इस बोझ को अफोर्ड करना चाहे 15 दिन के लिए सही, वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। जी बिल्कुल, एक मुश्किल या कड़वा घूंट है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है, बसीयत अवाम हम सबको ये बेयर करना है। और ये जिस तरह मैंने कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है या बहुत शॉर्ट वाइल के लिए है, तो ये कोई लंबा है इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जिस तरह दोबारा से एक मार्केट प्राइसेस दोबारा रेगुलेट होंगी और नीचे आएंगी, तो इंशाल्लाह ये कीमतें जैसे जैसे नीचे आएंगी तो हम बिल्कुल कीमतें करते रहेंगे। अहमद उवैस साहब, एक ज़माना था कि अपोजिशन जो थी वो आलू, प्याज, टमाटर के रेट पर, पेट्रोलियम प्राइसेस पर गवर्नमेंट को टफ टाइम देती थी, एहतजाज होता था, असम्बलियों में रोटियाँ लेके पहुँचते थे, वो होता था। लेकिन अब जो आपकी अपोजिशन है उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई पर मुनहसर है। पेट्रोलियम प्राइसेस पर या इन्फ्लेशन पर कोई आप लोग उस तरह एहतजाज नहीं कर रहे होते। और अगर आप अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने कड़वा घूंट निगला है ये मजबूरी में, आप क्या समझते हैं क्या स्पेस थी गवर्नमेंट, कहाँ से जो है वो आवाम को इस बर्डन से बचा सकती थी? बहुत तरीके थे जी। देखिए, सवाल ये है कि क्वेश्चन ये होता है असल में कि जब आप रियली आवाम के वोट से, उनकी सपोर्ट से आते हैं तो फिर आपको उनका ख्याल करना पड़ता है। वरना वो आपको दबोचते हैं, गर्दन से पकड़ते हैं, गिरबान से पकड़ते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमने आपको वोट दिया था। लेकिन यहाँ पे वो इतना बड़ा वॉइड है बिटवीन द सो कॉल्ड मेंबर पार्लियामेंट्स एंड द मासेस कि वो इसलिए ना ये उसकी केयर करते हैं ना वो उनकी यहाँ तक पहुँच है। बात यह है, देखिए, ये क्लाइमेट चेंज सपोर्ट फंड के लिए आपने ये एक ₹2.5 इसका ये निकाल लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द पार्लियामेंटेरियन सपोर्ट फंड जिसमें बेतहाशा एग्जॉर्बिटेंटली आपने इतना अरबों रुपया जो है वहाँ पे खर्च करके उनको दे दिया, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है जो ये पैदा हो गई है। और इसके साथ जो नुकसान है, और मैं एक और बात साथ आपको कहूँगा कि आप कभी किसी ने ख्याल किया है, ना बजट के टाइम पे किसी ने ख्याल किया है, ना उसके बाद ख्याल किया कि बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो 50% से तजावज़ की हुई है, उसके मुतालिक कभी आपने सोचा कि ये अब जो ये प्राइसेस जो बढ़ गई हैं, साढ़े 15 रुपये मिट्टी का तेल बढ़ गया, 8 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ गया, 10-11 रुपये जो है वो डीजल बढ़ गया, तो ये सूरत हाल जो है इसका इफेक्ट जो है हर कमोडिटी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर होगा। तो जो 12 करोड़ आवाम जो है 25 करोड़ में से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ना तो उनके मुतालिक पहले ख्याल किया गया, और अब पहले वो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारते थे, अब वो उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी और क्या करेंगे वो, क्या कैसे गुज़र-औक़ात होती होगी? कभी किसी ने ये बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के और ये बड़े बड़े बजट अपने आपस में बांटने वालों ने कभी ये ख्याल किया? मैं एक नेशनलिस्ट होकर ये बात कर रहा हूँ, इसमें कोई पार्टी भी सामने हो तो मैं ये बात कहूँगा कि ये आवाम के नुमाइंदगान को अगर ये ख्याल नहीं है, कैलस एटीट्यूड जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, और जिसकी एक झलक जो हमने सबात में देखी है। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात उसकी भी इसके साथ मैं मिला के बात करूँगा, क्योंकि मेरा तो दिल फट गया था वो उनकी चीखों पुकार सुन के और वो सूरत हाल देखकर, दर्दनाक क्या था, इसमें कोई शक नहीं।
और गंडापुर वो जो है अमीन गंडापुर साहब जो है वो जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस उन्होंने तो की, मैं तो बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान के बाकी भी बेतहाशा अदारे थे, किसी को ख्याल नहीं आया कि तमाशा देखते रहे कि जी ये फेल हो रही है हुकूमत, होने दो। इंसानों की जान बचाना जरूरी थी। ओके, फॉर पॉइंट टेकन। कोर कमांडर भी वहां थे। बैरिस्टर साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस और शुड आई गो फर्दर, बिकॉज मैंने फिर और इंपॉर्टेंट और भी चीजें डिस्कस करनी है। यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू? नहीं, वो इसमें मैं क्या रिस्पॉन्स दूं? मैं तो जो स्वात की ट्रेजेडी हुई है उस पर कम से कम दिलखराश वाक़या है और यकीन जाने के रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उस पर ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है उनकी और उनको चाहिए कि उस सूबे के या सिटीजन्स की सो टू स्पीक इन जनरल जो है एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना ये जिम्मेदारी। लेकिन एक सवाल बैरिस्टर साहब ये उठ रहा है, जो अभी अहमद साहब भी बात कर रहे हैं कि ठीक है ये सूबाई हुकूमत की चीफ मिनिस्टर की नेग्लिजेंस है, सूबाई हुकूमत की नाकामी है इस वाक़े में, लेकिन वफाक ये 2 घंटे तक ये मामला चलता रहा है, लेकिन वफाक से भी उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं गया। कोई वफाक ही एक्टिव होके उन, क्योंकि वो थे तो पाकिस्तानी बहरहाल, चाहे जिस सूबे या जिस शहर के अंदर भी हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखें सूबों में पीडीएमए है और यहाँ से अगर एनडीएमए से तवक्को की जा रही है, हालांकि अगर हमें रीच आउट किया जाता, क्योंकि सबने सोशल मीडिया पे देखा और जो जिस तरह लोग वीडियोस लगा रहे थे उस वक़्त तो एक्शन नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही इतला मिली तो बिल्कुल मोबिलाइज हो जाना चाहिए था। एक ख़ानदान के इतने ज़्यादा जो है फ़र्द वो अपनी लुकमा अजल बन गए और अपनी जानों से हाथ धो बैठे, तो बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और एट द हाईएस्ट लेवल होनी चाहिए कि क्यों ये तमाम फ्लैश फ्लडिंग के क्यों हिसाब से क्यों ना हो। मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब ये एक वेकअप कॉल भी है हम सबके लिए, बैरिस्टर साहब ये एक वेकअप कॉल भी है हम सबके लिए कि अगर एज अ नेशन, बिकॉज अगर सूबा कहीं कोई नेग्लिजेंस दिखा भी रहा हो तो बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन हमारी हिफाजत और रियासत की अपने शहरी को बचाने की हिफाजत, अगर वफाक उसके लिए रोल प्ले कर सकता है या कोई और प्रोविंस अगर उसके पास वसाइल हैं तो दे शुड प्ले देयर रोल इन दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी एक लाइन सिर्फ 2 बातें, सिर्फ 2 लफ्ज कहूंगा कि देखिए ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि इंसानियत को सामने रखना था सिर्फ आपने, और वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर भी बैठे हुए थे जिनके पास जो क्राइसिस मैनेजमेंट का पूरा अरेंजमेंट होती बहुत बड़ी, और बड़ी जल्दी से सब काम हो सकता था वो भी, लेकिन अफसोस ये कि हर कोई तमाशा देखता रहा और वो जान ज़ाया हो गई। मुझे तकलीफ ये है। थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ जरा। इमरान खान साहब ने मुहर्रम के बाद फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर साहब, सॉरी ओवैस साहब, मुझे ये बताइएगा, और फिर जो आपके कैद रहनुमा हैं, असीर रहनुमा हैं, वो अब मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रहे हैं। अब आप इनके मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं। आपके तो जो असीर रहनुमा है वो भी कह रहे हैं कि आप आगे आएँ, अब सियासी हुकूमत से बात करें, मुक्तदरा से बात करें। मुक्तदरा का जवाब तो आपको पता है क्या मिल रहा है, वो कहते हैं सियासतदान आपस में बात करें। ये पावरफुल क्वार्टर्स तो यही कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करनी, एस्टैब्लिशमेंट तो साफ इनकारी है। तो आपके लोग भी अब जेल के अंदर से भी कह रहे हैं आप इनसे बात करें, आप इनके मैंडेट को चैलेंज करते रहते हैं। तो ये क्राइसिस से निकलना चाहती है आपकी पार्टी, कैसे निकलेंगे? क्योंकि जो हमारे सामने इस वक्त एक बात है वो ये बज़ाहिर कि पीटीआई इसका मतलब सेम पेज पे नहीं है। कहीं इमरान खान के माइनस होने की बातें हो रही हैं, कहीं पार्टी कह रही है कि सियासी जमातों को सियासी जमातों से एंगेज करना चाहिए, लेकिन आपकी लीडरशिप की जिद है कि नहीं हमने एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी। नहीं, देखिए बात ऐसे नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि एस्टैब्लिशमेंट की बात तो इमरान खान ने बारहा की और जायज़ की, और उस बात को एक आगे तकवीत मिल जाती है कि बुश ने ट्रंप ने आर्मी चीफ से बैठ के 2 घंटे बुश का दौर गया अहमद साहब। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप। सॉरी सर, आपने इतनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप को भुला दिया। कितने 6 महीने 8 महीने आप लोगों ने उसे याद रखा जब वो पावर में आ रहा था कि ट्रंप जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। मैं तो अमेरिका में उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी अटेंड करके आया वजह से कि देखो क्या होगा। आप ये मुझे मंसूब ना कीजिए। साहब यही कहते थे कि जब वो आएगा तो एक फोन कॉल आएगी तो फिर अडयाला के दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं सुनिए ना, मैंने कभी आज तक मैंने उन दिनों में भी बड़ा बारहा ये बात, सर मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, काम नहीं है और या किसी का काम नहीं है ना वो ये कर सकती हैं। बड़ी बारहा मैंने हर टीवी प्रोग्राम में आप रिकॉर्ड उठा के निकाल के देख लीजिएगा, कभी भी ये बात नहीं की। मैं ये बात कर रहा हूँ
कि जब ईरान और इजराइल की जंग के मुतालिक ट्रंप बैठ के जो है आर्मी चीफ से बात कर सकता है पाकिस्तान की हुकूमत को इग्नोर करके, इसका मतलब है कि उसको पता है कि पार फलक्रम कहाँ पे है, बात किससे करनी चाहिए। इसी तरह से आपके पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं, एक तरफ जो हैं वो DGI-SPR साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी पॉलिटिक्स में हमने मुलव्वस नहीं होना और बिल्कुल ना होने देंगे जी, आइन है और फलां है और फलां है। और इस्तांबुल की OIC की कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे किसी मुल्क का जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ जो कह लीजिए, फील्ड मार्शल कह लीजिए, नहीं गया हुआ, लेकिन हाँ हमारे जाके वो सर, लेकिन वो डार साहब ने उसकी वजाहत दी है, उन्होंने कहा है कि हमने उनको रिक्वेस्ट करके मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो एक एग्जिस्टिंग रियलिटी थी ना, इमरान खान ने कोई गलत नहीं किया। सवाल ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से भी इनकार नहीं किया, बार बार कहा। और आपको मालूम होगा कि बातचीत हमारी शुरू हुई थी और वो शुरू हुई बात आपको याद होगा कि दिसंबर के एंड में पहली मीटिंग हुई पिछले साल, और फिर 2 जनवरी को सेकंड मीटिंग जो बड़ी प्रोडक्टिव थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि हम हुकूमत के जो टीम थी उन्होंने कहा कि जी आप तहरीरी तौर पे आप लोग बगैर कुछ तहरीरी ले आए हैं, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, आप तहरीरी ले आए, हम बैठ के उसके ऊपर बाकायदा तौर पर बातचीत शुरू करते हैं। और ये तय पाया कि ये टीम जो है PTI की, ये हुकूमत उससे इमरान खान से मिलेगी और उनसे सारा तय करके हम तहरीरी आपके सामने लेके आ जाते हैं। और ये हाँ हो गई कि हाँ जी कल आप जाके मिल लें। ये 2 जनवरी की बात है। 14 दिन तक जो है वो वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट जेल था वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने प्राइम मिनिस्टर की टीम को ऊपर से पुश डाल दिया और नहीं मिलने दिया। लेकिन अहमद साहब वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो लिख के अपनी जो मुतालबात थे वो नहीं दिए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं लिख के देते। आपको बता तो रहा हूँ, वो कहते हैं आपने लिख के नहीं दिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, आपने सुना नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि हमने ये 2 जनवरी को ये तय पाया था कि आप लिख के मुतालबात ले आएं, और हमने उनसे कहा कि आप हमारी मीटिंग अरेंज करें कल, और हम कल ही तैयार करके आपको अगले दिन लेकर आ जाते हैं तहरीरी मुतालबात। और वहाँ पे ये तय पाया था कि आप कल जाके इमरान खान को मिलें। ओके, लेकिन मीटिंग नहीं होने दी। राइट पॉइंट अगेन। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी चल रही है इस वक्त। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज जुडिशरी से रिलेटेड और एहतजाज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे आपसे। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, आप इस जो इमरान खान का ऐलान है और जो असीर रहनुमा है इनके, उस ख़त को हुकूमत कैसे देख रही है? इस पर आप लोगों का क्या रिस्पांस है अब कि क्या वाकई बात करनी चाहिए? जेल में मौजूद लोग भी कह रहे हैं बात करें, और एक तरफ से इनकी लीडरशिप जो है वो बात नहीं करना चाहती आप लोगों से। हुकूमत इसको कैसे एनालाइज कर रही है सिचुएशन? देखिए आदिल साहब, हमने तो रोज़े अव्वल से ये बात की है, जब से ये हुकूमत अमल में आई है, फ्रॉम द मेडन स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वहाँ से लेके और अभी आखिरी जो तमाम तर आपने देखा चीज़ें अनफोल्ड हुई, अपोजिशन बेंचेस पे जाके प्राइम मिनिस्टर का खुद दूसरी जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मिलना, असद कैसर फॉर्मर स्पीकर हैं उनको मिलना, PTI की बेंचेस की तरफ, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंचेस की तरफ, जो अपोजिशन के बेंचेस हैं वहाँ पर जाके उन्होंने बिलमशाफा उनसे वहाँ पे मुलाकात की। और अब जाहिर बात है, इन सो मेनी वर्ड्स तो प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि आपको जो है अपने जो जमहूरी रवैये हैं उनको कायम रखना चाहिए, सियासी रवैयों को कायम रखना चाहिए। कुछ ना कहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कुछ कह दिया। अब अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि जिस तरह हमने पहले इनसे कहा कि आपको सियासतदान करनी होगी, आपको अपने घर पे ही वापस आना होगा, और आपका घर जो है वो सियासी जमातें हैं, वो सियासी पार्टीज़ हैं जिनके साथ आपको पॉलिटिकल डायलॉग या डिस्कोर्स करना है। लेकिन इन्होंने फिर भी यही ज़िद थी इनकी कि हमें बात करनी है तो हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और फिर वहाँ से भी अब जवाब आ गया। मोस्ट रिसेंटली तो अभी आपने देखा वो एक इंटरव्यू है इंटरनेशनल BBC को दिया था DGI, उसमें आपने देखा कि उन्होंने BBC को, बिल्कुल BBC के इंटरव्यू पे वाज़ेह तौर पे कह दिया, उन्होंने कहा सियासी जमातें खुद आपस में बात करें,
हमें क्यों बेशक बीच में लेके आते हैं घसीट के सियासी मामलात में? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है सियासी मामलात से। अब इनको चाहिए कि ये दोबारा से इंगेज करें सियासी जमातों के साथ। स्पीकर साहब ने वो जो कमेटीज़ बनाई थी वो तहलील नहीं की, जो मुज़ाकराती कमेटीज़ थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो थोड़ा सा ये भी अपने एंड पे जो है नज़रसानी करें अपने रवैयों पे, ताकि एक जमहूरी जो अमल है उसको कायम दायम रखा जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। ये बताया बैरिस्टर साहब कि ये जो थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर ने थर्सडे को बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की, मुसाफा किया, और फिर फ्राइडे को ये डिसीजन आ गया, पहले जाकर हाथ मिलाना, मुज़ाकरात की दावत, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में भी बात की। तो अब तो पीटीआई की का वो स्टेटस नहीं रहा पार्लियामान के अंदर, तो क्या वो ऑफर अभी भी आप लोगों की एग्जिस्ट करती है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा जो है वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर हमने यही बात की है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम साथ बैठने के लिए तैयार हैं, कोई वाया मीडिया निकालने के लिए तैयार हैं कि किस तरह हमारा एक वर्किंग रिलेशन हो सकता है, किस तरह आगे बढ़ा जाए। अब ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मिले हैं और अगले दिन अगर डिसीजन आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि अब नहीं है, इन्होंने कानूनी अपनी जंग नहीं सही लड़ सके और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंटेस्ट नहीं किया। आइन तो वाज़े है 51 और 106 इस तमाम तर मामले के ऊपर। अब वो डिटेल्ड फैसला आ जाए उसमें देखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसी को बहाल किया गया और उसमें वाज़े तौर पे लिखा है, उन 30 सफ़ों में वाज़े तौर पे लिखा है कि आइन की कौन सी शिक है, वो किस हवाले से उसकी इंटरप्रिटेशन और क्या है। 5 के 5 सीनियर मोस्ट जजेस उन्होंने जो डिसीजन दिया था, और पीटीआई खुद बाय चॉइस गई थी पेशावर हाई कोर्ट इस तमाम तर मामले पे। वो इस्लामाबाद भी लेके आ सकते थे, वो लाहौर भी लेके जा सकते थे, लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सीटें तो पंजाब की थी, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा और बाय चॉइस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट लेके गए और फिर वहाँ से जो डिसीजन आया फिर उसको वहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश की। बरकैफ बात यह है कि अब कानून और आइन के मुताबिक ही अगर जो है उसके इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट एप्लीकेबिलिटी के बाद कोई डिसीजन आता है और इनके ख़िलाफ़ अगर आता है तो फिर इनको पसंद नहीं आता। मसला ये है, अभी भी मैं समझता हूँ कि इनको जमहूरी रवैयों को कायम दायम रखना चाहिए और आना चाहिए, बात का जो एक दरवाज़ा है वो बंद नहीं करना चाहिए। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने मेरे प्रोग्राम में भी इसका हवाला दिया था और अब इसकी बड़ी चमगोइयाँ भी हो रही हैं। उस वक्त कुछ शुनीद थी लेकिन इस तरह नहीं। 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं आप लोग? देखें, अभी फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ कोई ऐसा मसवदा, कोई ऐसी बाज़कश, कोई ऐसा प्रपोजल हमारे सामने नहीं है। अगर दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने, सेनेट ने, नेशनल असम्बली ने अगर समझा कि आइन के अंदर मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है या कोई कानून साजी की ज़रूरत है तो वो बिल्कुल लेके आ सकते हैं, उनका इस्तकाक है। लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ अभी ऐसा कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है। लेकिन जब हाउस में अगर ऐसी कोई बात चली, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सोचा जो हुकूमत के तहादी हैं और उन्होंने सोचा कि इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है तो वो ला सकते हैं उसको, खारिज इम्कान तो नहीं। लेकिन आपने पहले ये कहा था ये कार्ड्स पे है हमारे 27वीं तरमीम आ सकती है। नहीं, वो मैंने तो ये कहा कि 27वीं क्या 28वीं, 29वीं, 30वीं भी आ सकती है, क्योंकि इससे पहले जो 26 की हैं वो उसी हाउस ने की हैं। 27वीं स्पेसिफिकली कहा है ना, वो आने को तो 32 आ सकती हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई और ब्रॉडर कंसेंसस के साथ बिल्कुल 27वीं आ सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी एक MNA शामिल हुए हैं आपके साथ, आज़ाद अरकान में से एक रुकन शामिल हुए हैं आपके साथ इस फैसले के बाद, और कितने पाइपलाइन में हैं? देखें, आज़ाद जो थे, जो मुझे याद पड़ता है, एक तो जिनको टिकट नहीं दिया पीटीआई ने और उनके खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा किया, वो आज़ाद थे। अब वो फॉर्मली नून लीग को ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, उसको उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे बिल्कुल ये आज़ाद थे और इन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया था और इनकी कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं थी, एटलीस्ट ऑन पेपर कह लें तो। बाकी जो है अब देखते हैं, 2-4 और भी हैं, हो सकता है जो बकाया आज़ाद हैं, जिनको जो आज़ाद डिक्लेयर हो चुके हैं 41, उनमें से अगर कोई ज्वाइन करता है तो
बिल्कुल हमारी तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नून लीग को लोग ज्वाइन करें। लेकिन कितने लोग राब्ते में आप लोगों से? देखिए राब्ते तो रहते हैं, सियासी लोगों के साथ राब्ते रहते हैं। इवन दो कि हम आइल के इस तरफ बैठे हैं, वो आइल के उस तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन बातचीत होती है, मुलाकात होती है। अब वो 41 में से देखना है कि कौन हिम्मत करता है जो है अपनी एफिलिएशन जो है किसके साथ वो शो करे, या किसी नई सियासी जमात को वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है ये कोई ऐसे नहीं है कि क्या पता कई पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में हों, MQM के साथ भी राब्ते में हों, IPP के साथ भी राब्ते में हों, PMLQ के साथ भी राब्ते में हों, PMLZ के साथ भी राब्ते में हों। हमारे साथ तो राब्ते में हैं ही हैं, वो तो ज़ाहिरी बात है, एक इंटरेक्शन रहती है। इसीलिए तो देखें राब्ता था तो इन्होंने फॉर्मली ज्वाइन भी किया। चले इन सब के साथ राब्ते बेशक होंगे, आपके साथ कितने राब्ते में? देखें अब वो इतना स्पेसिफिक ना जाए, जब वो होगा तमाम तर मामला तो आपको नजर आ जाएगा। 15 से कम है कि 15 से ज्यादा है? बिल्कुल उनका एक राइट है। चले इतना तो बता दें, 15 से कम है, 15 से मैं इन स्पेसिफिक्स में बिल्कुल नहीं, मैं इन स्पेसिफिक्स में नहीं पढ़ूंगा। ज्यादा कम तो बता सकते हैं ना आप दोनों, मतलब ये कम है या ज्यादा है? नहीं, मैं बिल्कुल किसी इस किस्म की चैम गोइयों में या ये अब आप मुझे ट्रैप कर रहे हैं अपने सारे सवालों में। ना मैं 15 से ज्यादा बताऊंगा, ना 15 से कम बताऊंगा। मजीद जो आजाद होंगे वो अच्छा जब नंबर है करेंगे आप बिल्कुल देखेंगे। ओके अहमद साहब आपका लिंक अच्छा गुड नंबर। ओके तो अहमद साहब जरा ये बताइएगा, वो बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप गए रिजर्व सीट्स वाले मामले पे भी, आपने अपनी बिल्कुल ख्वाहिशात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ये सारा कुछ रिव्यू में फैसला हो गया। अब वो कानूनी तौर पर आप वो जंग हार चुके हैं और ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा इमोशनल साइड ली गई रादर फॉलोइंग अ लॉ। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो कुछ आपके जो लोग आज़ाद अरकान हो चुके हैं, जो आज़ाद हैं, उनके बारे में तो कहते हैं ना, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। सो अब वो भी कह रहे हैं हमारे साथ राब्ते में हैं आज़ाद अरकान। तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? अब आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि अब आपके पास जो है वो निगोसिएशन के लिए, डायलॉग के लिए भी स्पेस कम होती जा रही है। खुद अपने अंदर से आवाज़ें भी उठ रही हैं, प्लस ये केस रिजर्व वाला मामला भी हाथ से निकल गया, तो सूबे में भी हुकूमत कमज़ोर हो गई है और वफाक के अंदर भी आपके लोग आज़ाद हो चुके हैं। पाकिस्तान की और शायद दुनिया की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की जजमेंट आना, 12 जुलाई की जजमेंट को रोके रखना, फुल कोर्ट के फैसले को, और उसके बाद ये अंदाज जिस फैसले का जिसके ऊपर अभी भी पूरे जजेस के साइन नहीं हुए, और अनप्रेसिडेंटेड कि एक 13 जजेस के फैसले को 12 और 12 में से भी फिर 11 बैठ के और फिर वो भी 10 उसको रिव्यू कर रहे हैं, और फिर रिव्यू क्या कर रहे हैं, ये तो एक तमाशा बनाया गया है। जुडिशरी का भी तमाशा बनाया गया है। खैर जुडिशरी की कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इंतहा जिस तरीके से अपने एक यानी ये सूरत हाल ये है कि अगर मैं यूं कहूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी वो खालिक है, ये हुकूमत उसकी मखलूक है, ये उसके अंगूठे के नीचे है, और इस मखलूक के अंगूठे के नीचे जो है ये पूरी जुडिशरी है। तो क्या निज़ाम है मुल्क का, और इसलिए क्या रास्ता छोड़ा आपने? ये सवाए इसके कि ये आज नहीं तो कल ये मामला जो है ये सड़कों पे ही हल होगा, क्योंकि अदालतों के दरवाजे खत्म कर दिए आपने, नेगोशिएशन के दरवाजे पहले बंद कर दिए। तो मुहर्रम के बाद आप लोग सड़कों पे एहतजाज करने जा रहे हैं? तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा ही, और रास्ता ही कोई नहीं है, बंद कर दिए सारे रास्ते आपने। क्या करेंगे? और ये तो अब आप क्या करेंगे सर? आपने लॉन्ग मार्च भी कर लिया, फाइनल कॉल भी दे दी, कोई बात नहीं, एक दफा कर लिया, दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेंगे। ये ऐसी बात, ये समझ लें कि वो ये अब दोबारा हो नहीं सकती, तो ये खाम ख्याली है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पेंडुलम की स्विंग चेंज होते देर नहीं लगती है, और करेंगे। हमारे पास रास्ता कोई और नहीं है ना। ये मुझे बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर पर एतमाद है अभी पार्टी का, लीडरशिप का, या फिर वाकई उन्होंने माइनस करने में कोई रोल प्ले किया है आपके ख्याल? पता नहीं, मैं इस सवाद के वाक़े के बाद मुझे तो उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा। बाकी मुझे नहीं मालूम पार्टी का क्या पोजीशन है। मैं तो सख्त मायूस हुआ हूँ ये वाक़े के बाद। मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है एज ए नेशनलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी।
ओके बैरिस्टर साहब, वो कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए हम आ रहे हैं और पिछली दफ़ा नाकाम हो गया तो क्या हुआ, इस बार कामयाब हो जाएगा, और जो एतराज़ात PTI उठा रही है उस पर भी बार बार नाकाम होंगे, बार बार आएंगे और बैरिस्टर साहब कोई नहीं हमारे पास। ओके सर, अहमद साहब जरा मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जी। देखिए बिल्कुल आए, ये इनका हक है और कानून के तकाजे पूरे करें तो बिल्कुल इनको किसी ने नहीं रोका। एहतजाज करना चाहते हैं एहतजाज करें, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, लॉन्ग मार्च कर लिया, धरना दे दिया, इन्होंने जलसे कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? आखिरकार जो मेन जो असल काम है, जो असल बात है, वो सियासतदानों को आपस में बैठ के ही मामला तय करने होंगे। अगर ये आएंगे तो इनको जगह आपके हल्के में मिलेगी सड़कों से। बैरिस्टर साहब इस दफा आएंगे तो आपके हल्के में ही जगह मिलेगी जी, क्योंकि आपको इस्लामाबाद में तो कानून है, इस्लामाबाद में तो कानून है। बिल्कुल आप देखें कि संजानी की जगह जो है वो मुख्तस है, वो मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत पे है कि 7 मिनट की मसाफत पे है, वो इतनी को दूर नहीं है। वो हालांकि बनता इस्लामाबाद के एरिया, बट सिंस मैं ऑन द कस्प ऑफ बॉर्डर हूँ, तो इसलिए इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब का एरिया भी शुरू हो जाता है। तो जाहिर बात है कि वहाँ पे कुछ एतमाद बहाल हुआ है, जिस तरह इनका एतमाद खत्म हुआ है अली अमीन गंडापुर से, आप लोगों का कुछ बहाल हुआ है कि वो भी नहीं आएंगे इस दफा? देखिए मेरे ख्याल से वो पहले कह चुके हैं कि उनको अब फोकस करना है अपनी गवर्नेंस के ऊपर, अपने सूबे के ऊपर, और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी ऐसी चीज़ का वो हिस्सा बनेंगे। क्योंकि अलीमा खान साहब की एक और वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो कह रही हैं खिताब करते हुए कि MNAs MPs जो हैं वो आ नहीं रहे। उन्होंने हमें बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें कहा था मैं सोमवार को आऊँगा, फिर जुमेरात को आऊँगा, फिर वो जुमेरात भी गुजर गई, फिर मंगल भी गुजर गया, और आज भी मंगल था और वो भी गुजर गया, तो वो तो नहीं आए। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अहमद उवैस साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहम इंटरनेशनल इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जनूबी एशिया ताउन तंजीम सार्क जैसे कभी यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर जनूबी एशिया की यूनियन कहलाती थी, अब अमलन गैर फाल हो चुकी है। इसका आखिरी सरबराही इजलास 1 दिहाई पहले हुआ था और 2016 में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाला इजलास भारत के बॉयकॉट और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक की अदम शिरकत के बाइस मनसूख हो गया, क्योंकि भारत की इसमें दिलचस्पी ख़त्म हो गई। भारत मल्टीलैटरलिज्म के फ़रोग़ के बजाय बायलैटरलिज्म का हामी है, जिसकी वजह से पाक भारत ताल्लुकात की कशीदगी इस तंजीम के रास्ते में बड़ी रुकावट बनी है। भारत अक्सर सार्क इजलासों और उसकी पॉलिसी से दूर रहा, यहाँ तक कि हाल ही में भारत ने सार्क के तहत पाकिस्तानी ताजरों को वीज़े देने का प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया। गुज़िश्ता साल सितंबर में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने UN असम्बली की साइडलाइन पर सार्क वज़राए ख़ारजा इजलास बुलाने की कोशिश की, मगर भारत ने इनकार कर दिया। इसके बजाय भारत के वज़ीर ख़ारजा ने एक और तंजीम बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कोऑपरेशन के इजलास की सदारत की, जिसमें सार्क के 8 में से 5 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। मकसद साफ जाहिर था कि पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट करना है, तनहा करना है। फिर जयशंकर जब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे बनकर इस्लामाबाद आए तो सार्क के रिवाइवल के सवाल पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। इस बैकड्रॉप में पाकिस्तान और चीन गुज़िश्ता कई माह से एक नया रीजनल फोरम बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसका मकसद सार्क की जगह लेना ताकि रीजनल कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन को फ़रोग़ मिल सके। इस हवाले से 19 जून को चीन के शहर किंगमिंग में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सिफारतकारों की मुलाकात हुई। ये पहला एक सह फरीकी इजलास था जिस पर भारत ने खासी तशवीश का इजहार किया। इस सह फरीकी इजलास का मकसद सार्क में शामिल दीगर ममालिक को इस नए ग्रुप में शमूलियत की दावत देना था। भारत को भी इस फोरम में शमूलियत की दावत दी जाएगी, ये फैसला हुआ है, लेकिन उसके हालिया मौक़िफ़ को सामने रखते हुए
मज़बूत जवाब की तवक्को कुछ कम ही की जा रही है। ताहम श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव के जो इस फोरम में शमूलियत के इम्कानात बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। इस नए फोरम का सबसे बड़ा मकसद तिजारत के फ़रोग के ज़रिए रीजन को आपस में जोड़ना है। अगर इस नए फोरम की तजवीज़ हतमी शक्ल इख्तियार करती है तो इसमें सार्क के 8 में से 5 ममालिक शामिल होंगे और भारत इसका हिस्सा नहीं होगा। इसी भारत को जैसे बिम्स्टेक पाकिस्तान एक्सक्लूसिव फोरम का जवाब भी मिल जाएगा। इसके अलावा भारत ने मगरब को खुश करने के लिए शंघाई ताउन तंजीम को भी अहमियत देना अब छोड़ दी है, क्योंकि इसमें चीन और रूस शामिल है। वैसे तो भारत ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर ख़ुद को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर ग्लोबल साउथ के 2 गुज़िश्ता सरबराही इजलास में नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की है, क्योंकि इस रीजनल ब्लॉक को रूस और चीन की वजह से मगरब अपने लिए चैलेंज समझता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।